morning all, this is CA Himanshu Khurana, your teacher, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. आज बच्चों मैं आपके साथ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस लॉ को स्टार्ट करूंगा। आज हम बिजनेस लॉ के सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को स्टार्ट करेंगे एंड आई अश्योर यू ऑल कि बाय द एंड ऑफ दिस क्लास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आप सबको बहुत आसान लगेगा। उसके रिटर्न नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। जितना बच्चों टॉपिक मैंने क्लास में कवर करना है, आपको उस टॉपिक को बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एश्योर यू, ईजी लैंग्वेज, प्रॉपर प्रेजेंटेशन विथ फुल ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आपको बहुत ईजी लगेगा टॉपिक। आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन आपको सेशन को पूरा अटेंड करना है। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी थैंक यू ऑल फॉर द कंटिन्यूस सपोर्ट एंड फेथ ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बच्चों हम बिजनेस लॉ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में बच्चों दो अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। फर्स्ट इज़ रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, डिलीवरी के क्या रूल्स होते हैं। सेकेंड इज़ मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं। तो दोनों का आंसर कॉमन है। पहले तो ये ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन सही पता होगा तभी आप उसका आंसर कर सकोगे। सो ये क्लियर है। सेकंड बच्चों, इन दोनों का आंसर ना एक ही कॉमन टॉपिक में से आता है, तो अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। वेटेज के हिसाब से आप देखना, वैसे तो इस चैप्टर की वेटेज 15 मार्क्स ही रहती है, इसमें से 15 मार्क्स का पेपर आता है। लेकिन अगर 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं वो इसको अलग से, तो 15 + 5 20 हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, आप क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से आंसर करना, ठीक है। अलग अलग हेडिंग्स हैं आंसर्स में, तो आप उस अकॉर्डिंग ही आंसर करना है जो आपको एग्जामिनर ने पूछा है। ये दो कॉमन क्वेश्चन है, वो मैंने आपको कन्वे किए हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको डिलीवरी की डेफिनेशन को समझना है। हमेशा बच्चों सेक्शन नंबर कोट करना ज़रूरी होता है। अगर आप सेक्शन नंबर कोट करते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट आपके इस क्वेश्चन में नहीं, एंटायर आंसर शीट पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन भी लिखे हैं, सेक्शंस को एक ऑर्डर में लिखा है सो दैट कन्वीनियंट रहे आपके लिए लर्न करना। ट्राई टू लर्न इट बच्चों, ट्राई टू लर्न द सेक्शन नंबर ऑल्सो। फर्स्ट बच्चों, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन बच्चों सारी सेक्शन 2 में होती है। डिलीवरी इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब अपनी मर्जी से पोजेशन हैंड ओवर करता है, उसी को डिलीवरी बोलते हैं। डेफिनेशन बच्चों दो चीज़ें डायरेक्टली कह रही है। फर्स्ट इज़ वॉलंटरी ट्रांसफ़र, सेकंड देयर मस्ट बी 2 पार्टीज बिकॉज अनदर पर्सन कोई और ही होगा ना। डिलीवरी इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टील्स गुड्स फ्रॉम बी देयर इज़ नो डिलीवरी बिकॉज ए ने बी की मर्ज़ी के खिलाफ चोरी की है गुड्स की, उसने वॉलंटरी ट्रांसफ़र नहीं किया गुड्स। सेकेंड, इट रिक्वायर 2 पार्टीज। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म द एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, अपने आप को थोड़ी ना ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख के ये 2 पॉइंट आप डेफिनेशन में से पॉइंट आउट कर सकते हो। अब बच्चों इसमें एक सब हेडिंग आती है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ। 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 15 में भी आप लिख सकते हो। 3 एलिमेंट होने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अ पर्सन हैज़ पोजेशन, आपके पास पोजेशन होनी चाहिए, आप ओनर होने चाहिए गुड्स के। ट्रांसफ़र पोजेशन टू अनदर पर्सन, किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो। एंड थर्ड, ही डज सो वॉलंटरली, अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 3 एलिमेंट है बच्चों। उसके बाद अब मोड्स ऑफ डिलीवरी पे। मोड्स ऑफ डिलीवरी को 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। कितने तरह से डिलीवरी हो सकती है गुड्स की बच्चों? 3 तरह से। फर्स्ट इज़ फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी, सेकेंड इज सिम्बॉलिक डिलीवरी, थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी बच्चों बेसिक है। कॉमन लाइफ में आप रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करो तो आपके घर पे ही वो डिलीवरी दे के जाते हैं फूड की, तो वो फिजिकल डिलीवरी है। एग्जाम्पल, ए ने ट्रांसफ़र किए गुड्स बी को, दिस इज एक्चुअल डिलीवरी बाय गुड्स ऑफ गुड्स बाय ए। सिम्बॉलिक डिलीवरी बच्चों, एक कार की एग्जाम्पल लो। आपको अगर शोरूम में से कार की कीज़ को हैंड ओवर कर दिया जाता है, इट मीन्स अब कार भी आपकी है, तो सिंबल बन गया ना कीज़ कार का, तो सिम्बॉलिक डिलीवरी इसका नाम है। डिलीवरी ऑफ कीज़ ऑफ कार रिप्रेजेंट द डिलीवरी ऑफ कार।
जिसके पास बच्चों कीज़ हैं वही उसका ओनर है, लीगल ओनर है। नेक्स्ट बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, इसको नेक्स्ट पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को ध्यान से सुनना, समझ लगेगा आपको। इट टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स एक्नॉलेज्ड ही होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट अ डिस्पोजल ऑफ बायर। जब बच्चों वो पर्सन जिसके पास उसकी पोजेशन है वो ये बोल रहा है, ये मान रहा है कि अब जो मेरे पास गुड्स है ना वो बायर के बिहाफ पे हैं। एग्जाम्पल सुनो, एक वेयर हाउस कीपर है, वेयर हाउस कीपर के पास जो गुड्स हैं उसके स्टोर में वो मिस्टर ए के बिहाफ पे है, मिस्टर ए ही उसका ऑनर है, लेकिन मिस्टर ए ने वो गुड्स ट्रांसफ़र कर दी मिस्टर बी को। अब वेयर हाउस कीपर ये कह रहा है कि अब ये गुड्स जो मेरे पास पड़ी हैं वो मिस्टर बी की हैं। इट मीन्स बच्चों ट्रांसफ़र हो गया ना, मिस्टर ए से बदल के ओनर अब बन गया मिस्टर बी। इसमें बच्चों दो चीज़ें नोट करो, लीगली तो ट्रांसफ़र हुआ है, अब ऑन पेपर मिस्टर ए नहीं रहे ओनर, मिस्टर बी बन चुके हैं, लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं ट्रांसफ़र है, फिजिकल पोजेशन स्टिल विद द वेयर हाउस कीपर। बट ऐसा होता है बिजनेस में, वहाँ से ट्रांसफ़र तभी होंगी जब कस्टमर के पास जाएंगे। हो सकता है एक डीलर हो, दूसरा भी डीलर हो, एक डीलर ने दूसरे डीलर को सामान हैंड ओवर किया। देयर इज़ चेंज इन लीगल पोजेशन बट नो चेंज इन फिजिकल पोजेशन। For example, where third party like warehouse keeper agree to hold the goods on behalf of a buyer after the sale of goods. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लीगल पोजेशन तो दिए लेकिन अभी भी फिजिकल पोजेशन वेयर हाउस कीपर के पास है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेन आंसर पे। रूल्स रिलेटिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चों कोशिश करना सेक्शन नंबर याद रखना, एटलीस्ट मेजर हेडिंग्स में याद रखना। सेल ऑफ गुड्स एट 1930 के सेक्शन नंबर 32 से लेके सेक्शन नंबर 44 तक, आई रिपीट सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 44 तक सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, रूल्स कितने हैं मैंने एक बार डायग्राम में कवर किए हैं सारे, आपको भी एग्जाम में बच्चों डायग्राम बना के आना है। ट्राई टू सेव द टाइम ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप उसका टाइम सेव करोगे ना, जल्दी उसको कंटेंट डिलीवर करोगे एग्जाम में, तो बच्चों ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम देख के उसको आइडिया हो जाना चाहिए बच्चे को कितनी समझ है टॉपिक की। ठीक है, तो फर्स्ट इज डिलीवरी एंड पेमेंट्स आर कॉन्करेंट, इकट्ठी होनी चाहिए। सेकेंड इज मोड ऑफ डिलीवरी। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, आधा सामान डिलीवर कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। इनकी बच्चों मैंने समरी नेक्स्ट पेज पे बनाई हुई है, जस्ट अभी नाम आप एक बार देख लो। सेकेंड, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर को डिलीवरी अप्लाई करनी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे डिलीवरी होगी। टाइम ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवरी होगी। मैनर ऑफ डिलीवरी, कैसे डिलीवरी होगी। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, खर्चा क्या पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, गलत अगर क्वांटिटी डिलीवर करते हो। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, किस्तों में डिलीवर करना। डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। गुड्स डिलीवर एट डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट का मतलब दूर नहीं है, डिस्टेंट का मतलब होता है अलग। जैसे मिस्टर ए ने कहा था मेरे होशियारपुर के एड्रेस पे डिलीवर कर दो, लेकिन बाद में उसको लगा नहीं मुझे जलंधर में डिलीवरी चाहिए, तो वो चेंज कर दी ना प्लेस उसने। इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है ये पढ़ेंगे। एग्जामिनिंग द गुड्स ऑन डिलीवरी, आपको जब डिलीवरी गुड्स की मिलती है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि नहीं। नेक्स्ट, बायर नॉट टू बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। क्या होता है बच्चों, अगर आपने कोई चीज़ रिजेक्ट की है तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप उस तक पहुंचाओ, उसकी जिम्मेवारी है कि वो आपसे लेके जाए। फॉर एग्जांपल अब फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो कोई, वो रिजेक्टेड आर्टिकल है, आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट की कि ये गलत आर्टिकल आ चुका है, आप प्लीज़ इसको दोबारा से वापस मंगवा लो, तो फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर से वो गुड्स लेके जाएँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप फ्लिपकार्ट तक पहुँचाओ, क्योंकि आपको एक गलत आर्टिकल मिला, ऊपर से आपको उसको डिलीवर दोबारा उसको तक पहुँचाना है, ये तो गलत है ना। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग द गुड्स। अगर बायर गलती से रिफ्यूज़ कर देता है गुड्स को तो उसकी कितनी लायबिलिटी बनती है। ये थे बच्चों मेजर हेडिंग्स। अब इन सब की समरी मैंने बनाई है, समरी ही काफ़ी है बच्चों, क्योंकि एज़ पर द रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको 15 मार्क्स का आंसर 6 to 7 पेजेस में एक्सप्लेन करना होता है और सफिशेंटली कवर्ड है। मैंने 8 पेजेस का आंसर आई थिंक लिखा है, तो आपको वो कन्वीनियंट है। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है इकट्ठे। सेलर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू गिव द पोजेशन ऑफ गुड्स, बायर इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द प्राइस। ऐसे होना चाहिए ना बच्चों, सेलर गुड्स को डिलीवर करने के लिए रेडी है एंड बायर प्राइस को पे करने के लिए रेडी है, तभी होगी सेल अंडर सेक्शन 32। ईजी। नेक्स्ट बच्चों मोड्स ऑफ डिलीवरी।
तीन तरह से डिलीवरी हो सकती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, ऑलरेडी डिस्कस्ड सेक्शन 33। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का मतलब होता है अभी डिलीवर हुआ है हाफ सामान, बाकी रहता है अभी। डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स हैव सेम इफेक्ट एज डिलीवरी ऑफ द होल प्रोवाइडेड डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल। इसका क्या मतलब है? प्रोवाइडेड का मतलब होता है बच्चों कंडीशन। देखो, आपने ना जो ऑर्डर मिला था उसको डिलीवर करना है, वो इतना ज़्यादा ऑर्डर बड़ा था कि 10 ट्रक्स में उसको डिलीवर करना है। अभी आपने 6 ट्रक भेजे हैं, 4 ट्रक आप भेजोगे, आपने पहले ही मेंशन किया था इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आपने पहले से ही एडवांस में बता रखा है कि आपको हम इस तारीख पे डिलीवर करते जाएंगे गुड्स। तो इसका इफेक्ट इतना ही ऐसे ही आएगा जैसे आपने सारा सामान डिलीवर किया है। तो प्रोवाइडेड का मतलब है कि आपने पहले से ही बताया हुआ है कि 10 के 10 ट्रक इकट्ठे नहीं भेज पाएंगे हम आपको इस तारीख पर अलग अलग डेट्स पर ये ट्रक भेज जाएंगे। अगर आपने ऐसा पहले से बताया हुआ है तो बच्चों, अगर आपने एक ट्रक भी भेजा ना तो उसका वही इफ़ेक्ट आएगा जो सारा सामान भेजने पे आता है। मतलब लॉ आपके ऊपर वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे आपने सारा सामान उसको डिलीवर कर दिया। वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे पार्ट डिलीवरी पे जो फुल डिलीवरी पे होते हैं। प्रोवाइडेड डिलीवरी इज़ मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब आप डिलीवर कर रहे हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बच्चों रूल्स एप्लीकेबल हैं फुल डिलीवरी पे, वही रूल्स एप्लीकेबल हैं पार्ट डिलीवरी पे। सेक्शन 34 नेक्स्ट है बच्चों, बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। इसका मतलब है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बायर को ही अप्लाई करना होता है डिलीवरी के लिए। आपने फ़ोन पे किसी को बोला कि मुझे स्टॉक आप प्रोवाइड कर दोगे, जैसे आपने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया फूड प्रोवाइड कर दोगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप एड्रेस बताओ। सेलर इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स लाइंग इन हिज पोजेशन एक्सेप्शन टू द रूल बोथ एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी है मैंने। एक्सेप्शन का मतलब होता है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सेलर को ही गुड्स को हैंड ओवर करके जाना है आपको, तो अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी लिखो, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जनरल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है अंडर सेक्शन 35। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी का मतलब है कहाँ पे डिलीवर करना है। गुड्स आर टू बी डिलीवर एट अ प्लेस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज एग्रीड बाय द पार्टीज। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी कोई बड़ा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी लिखी होती है, तो वहीं पे डिलीवर करना है। वेयर इट इज़ स्टेटेड गुड्स मस्ट बी डिलीवर एट अ स्पेसिफिक प्लेस ड्यूरिंग। बस दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो वर्किंग आवर्स में डिलीवरी पहुंचाओ वहाँ पे, सेकेंड वर्किंग डे पे। दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, फर्स्ट इज़ वर्किंग आवर्स, सेकेंड इज़ वर्किंग डे। नेक्स्ट बच्चों, टाइम ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 2। गुड्स आर टू बी डिलीवर एज टाइम मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगेन बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम लिखा है तभी डिलीवरी पहुंचाओ गुड्स की। वेयर नथिंग इज मैंशन इट शुड बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं मेंशन तो रीजनेबल टाइम के अंदर पहुंचा दो। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऑर्डर आता है फूड का, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ना इस तारीख को बर्थडे पार्टी है, आप हमें ये सारे मेन्यू में से चूज़ करके बताते हैं, ये पहुँचा दो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस दिन बर्थडे पार्टी उसी दिन पहुँचाओ ना। बर्थडे पार्टी के बाद अगर आप फूड पहुँचा दोगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो रीज़नेबल टाइम की डेफिनेशन यही होती है बच्चों कि सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जजमेंट लगा लो कि कब उसको रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट। अगर उसने बर्थडे पार्टी बताया था तो बर्थडे पार्टी वाले दिन ही उसको चाहिए, बर्थडे पार्टी के बाद नहीं चाहिए। अगर उसने मैरिज का दिन आपको बताया था उसी दिन उसको वो चीज़ चाहिए ना, मैरिज के बाद थोड़ी ना वो आपको कोई फ़ायदा उसको डिलीवर करने का कुछ। तो रीज़नेबल टाइम। नेक्स्ट बच्चों, मैनर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी तीन तरह से होती है बच्चों, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट बच्चों, डिमांड फॉर डिलीवरी अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 5। डिमांड ऑफ डिलीवरी मस्ट बी मेड एट अ रीजनेबल टाइम। डिलीवरी मस्ट बी डिमांडेड इन द नॉर्मल बिजनेस आवर्स। वही बच्चों, रीजनेबल टाइम और नॉर्मल बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब जो ऑफिस टाइम होता है, ठीक है, जो बिजनेस की शॉप का जो रूल है। नॉर्मली बच्चों सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये बिजनेस आवर्स होते हैं। और अगर आप किसी ऑफिस की बात करो तो शाम को 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। बैंकिंग आवर्स बच्चों अलग होते हैं। तो बिजनेस आवर्स मैंने लिखा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ की डिलीवरी कर रहे हो।
बैंकिंग आवर्स अलग होते हैं, ऑफिस आवर्स अलग होते हैं, बिजनेस रूटीन, बिजनेस आवर्स अलग होते हैं। जैसे आप किसी शॉप से अगर फूड ऑर्डर कर रहे हो तो उनका जो डिलीवरी का टाइम है वो खुद मेंशन करेंगे, है ना, अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो अलग अलग होते हैं, आप बिजनेस आवर लिख देना, सभी शामिल हो गए इसमें। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? द एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी आर टू बी बोर्न बाय द पार्टीज एज पर द अग्रीमेंट। अगेन बच्चों जैसे अग्रीमेंट में लिखा है वो बेयर करेगा, इन एब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट। लेकिन अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, देन एक्सपेंस ऑफ एन इंसिडेंटल टू मेकिंग द डिलीवरी आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। एक्सपेंस एंड इंसिडेंटल टू रिसीविंग द डिलीवरी आर टू बी बोर्न बाय द बायर। बच्चों मेकिंग डिलीवरी मतलब सामान भेजने का खर्चा कौन बेयर करेगा? सेलर। और सामान को रिसीव करने का खर्चा कौन बेयर करेगा? बायर। मेकिंग डिलीवरी टू बी बोर्न बाय द सेलर, रिसीविंग डिलीवरी टू बी बोर्न बाय द बायर। ये कहता है एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी पे सेक्शन 36 सब सेक्शन 6। नेक्स्ट है बच्चों डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी अंडर सेक्शन 37। 36 के बच्चों 6 सब सेक्शन थे, 6.36 में कवर होते हैं। अब 37 शुरू है। रॉन्ग क्वांटिटी अगर आपने डिलीवर की तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी। एनी शॉर्टफॉल इन द डिलीवरी एंटाइटल द बायर टू रिजेक्ट द गुड्स। अगर डिलीवरी आपने उतनी क्वांटिटी की नहीं की जितनी उसने ऑर्डर की है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है गुड्स। द सेक्शन प्रोवाइड फॉर 3 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट इज़ बच्चों शॉर्ट डिलीवरी, मतलब आपने जितना डिलीवर करना था उससे कम डिलीवर किया है। सेकंड एक्सेस डिलीवरी, आपने जितना उसने ऑर्डर किया तो उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। मिक्स डिलीवरी का मतलब होता है जो उसने ऑर्डर किया था वो तो आपने पहुंचाया ही है, साथ में कुछ और भी उसको गलती से आपने शिप कर दिया, गलती से उसके एड्रेस पे वो भी सामान की शिपमेंट हो गई। मिक्स डिलीवरी, जो उसने ऑर्डर किया था वो भी, जो उसने ऑर्डर नहीं किया था वो भी। नेक्स्ट आता है बच्चों इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अंडर सेक्शन 38। इफ़ पार्टीज अग्री टू इंस्टॉलमेंट डिलीवरी देन इट इज़ अलाउड। इफ़ नथिंग इज मैंशन डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी मेड इन द इंस्टॉलमेंट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा है कि आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो यू कैन नॉट अलाउड टू मेक इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, यू हैव टू डिलीवर एट वंस। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डिलीवरी टू कैरियर। कैरियर होता है ट्रांसपोर्टर। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड थ्रू अ कैरियर और वार फिंगर ट्रांसपोर्टर, देन seller has to deliver goods to such carrier. The carrier act as a belly of the buyer. ये समझो बच्चों, अगर आप कैरियर को और वार फिंगर को मीन्स ट्रांसपोर्टर को डिलीवर करते हो तो गुड्स आप कैरियर को डिलीवर तो कर दोगे, लेकिन कैरियर किसके बिहाफ पे एक्ट करेगा? कैरियर एक्ट एज अ बेली ऑफ द बायर। बच्चों बेलर और बेली ये आपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है, दोनों को आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी से अपनी वॉच को ठीक कराने जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो कि हमारी वॉच को रिपेयर कराना है, तो जब तक आप उस वॉच के रिपेयर चार्जेस नहीं पे करते तब तक वो आपको वॉच वापस नहीं करेगा, है ना। तो वो बेलर हो गया गुड्स का, वो आपके भी आप पे गुड्स होल्ड करके बैठा है जब तक आप उसको उसका एक्सपेंस नहीं देते जितना उसका रिपेयर पे हुआ है। तो बेलर और बेली इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। तो इस एग्जांपल में अगर फिट करो तो कैरियर एक्ट करेगा एज अ बेली ऑफ द बायर, वो बायर के बिहाफ पे सामान आपसे लेके जाएगा। कैरियर को बायर तक सामान पहुंचाना है, कैरियर का अपना सामान नहीं है ये। तो द कैरियर एक्ट एज अ बेली ऑफ द बायर, ठीक है, बायर के बिहाफ पे। उसको ये नहीं मानना कि उसको उसका ओनरशिप आ गया गुड्स पे, नहीं, कैरियर जस्ट अ बेली ऑफ बायर है, मतलब उसको जस्ट हैंड ओवर करना है, वो बायर के बिहाफ पे आपसे गुड्स को लेके जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों गुड्स टू बी डिलीवर एट अ डिस्टेंट प्लेस अंडर सेक्शन 40। व्हेन गुड्स आर टू बी डिलीवर एट अ डिस्टेंट प्लेस, दो केसेस बच्चे बनते हैं इसमें। फर्स्ट इज एबनॉर्मल केस, सेकंड इज नॉर्मल केस। एबनॉर्मल लॉस सच एज फायर एंड थेफ्ट बोर्न बाय द सेलर। अगर आपने डिस्टेंट प्लेस पे उसको पहुंचाने को बोला है सामान और वो फायर की वजह से या चोरी की वजह से नुकसान होता है, और फायर और चोरी बच्चों दोनों रोक के जा सकते हैं,
दोनों एबनॉर्मल है। आप कुछ लापरवाही दिखाओगे तभी तो फायर लगेगी, आप लापरवाह हो जाओगे तभी तो चोरी होगी। तो इसमें सेलर की गलती है, सेलर विल हैव टू बेयर द लॉस। लेकिन अगर नॉर्मल रिस्क है, जैसे रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, या फिर इवेपोरेशन, इन दोनों को नॉर्मल में कवर किया गया है। इसमें बच्चों बायर का लॉस है, इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर तो एब नॉर्मल लॉस है, फायर है, थेफ्ट है, तो सेलर। अगर नॉर्मल है मीन्स रस्टिंग या इवेपोरेशन है तो बायर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, एग्जामिनिंग द गुड्स ऑन डिलीवरी अंडर सेक्शन 41। वही जब आपको गुड्स हैंड ओवर की जाती है तो एक बार चेक करने का आपको राइट है कि ये सही गुड्स वही है जो मैंने ऑर्डर की थी। When seller deliver the goods to buyer, he must give a chance to buyer to check whether they are according to contract or not। ठीक है, एक चांस उसको देना चाहिए बायर को एग्जामिनेशन करने के लिए गुड्स का। नेक्स्ट बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर अंडर सेक्शन 42। 44 तक जाने हमने, मीन्स हम 2 पॉइंट रह गए इसके बाद। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ये आप कैसे बताओगे कि गुड्स आपने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बच्चों 3 तरीके हैं। फर्स्ट, इंटीमेट सेलर दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स। बायर को क्या चाहिए, बायर को फ़ोन करना चाहिए या सेलर को किसी भी सोर्स से इंटीमेट करे कि हाँ जी मुझे गुड्स मिल चुकी हैं। इट मीन्स एक्सेप्टेड। जैसे बच्चों आपके घर पे होम डिलीवरी हुई है गुड्स की, लेकिन आप कुछ वजह से घर पे नहीं हो, लेकिन जो डिलीवरी देने आया सेल्समैन, उसको आपने फ़ोन पे कहा हाँ जी मेरे घर पे आप डिलीवर कर दो, वहाँ पे मेरी फ़ोन से बात करवा देना, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, तो आई ये शॉर्ट कि मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो इंटीमेट करना एक तरीका है। सेकंड है बच्चों, रिटेन द गुड्स आफ्टर अ रीजनेबल टाइम। आप किसी शॉप पर, एग्जांपल सुनो, आप किसी शॉप पर जाते हो, वहाँ से आप फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट बाय करते हो, आप टी शर्ट बाय करके आ गए घर पे, उसको आपने बोला कि मैं 1 दिन में बताता हूँ कि मुझे रखनी है या वापस करके जानी है, लेकिन 5 दिन हो गए अभी तक आप वापस ही नहीं करने गए। इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द टी शर्ट्स, अब वो आपने परचेज कर ली है। ऐसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है। रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। डज एनी एक्ट ऑन गुड्स विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप, एग्जाम्पल रीसेल। आपने बच्चों क्या किया, आपके पास गुड्स पहुंची, अभी आपने एक्सेप्ट नहीं किया था गुड्स को, लेकिन आपने गुड्स को रीसेल कर दिया। मीन्स आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे ये पता चलता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, तभी आप रीसेल करोगे, क्योंकि रीसेल करने के लिए आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आपके पास ओनरशिप नहीं आएगी। ओनरशिप तो तभी आएगी जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो रीसेल करना एक इंटीमेशन ही है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। डज एनी एक्ट ऑन गुड्स विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, मतलब आपने ऐसा काम किया है कोई जो सेलर की ओनरशिप ना होने जैसा है। विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, जिसने आपको बेचा है उसकी ओनरशिप नहीं है, इसका मतलब आपकी ओनरशिप है, तभी आपने रीसेल करा। तो ये भी एक तरीका है ये बताने का कि आपने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को। नेक्स्ट है बच्चों, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स। वही एग्जांपल, आपको गलत सामान डिलीवर हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्लिपकार्ट तक पहुंचाना, फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे घर से आके लेके जाए सामान जो उसने गलत भेजा है, डिलीवरी बॉय को बोले जिसने सामान गलत डिलीवर किया है। बायर इज़ नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, इट वुड बी सफिशिएंट फॉर हिम टू इंटीमेट द सेलर दैट ही हैज़ रिजेक्टेड द गुड्स। उसको बस सेलर को इंटीमेट करना है कि उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है और सेलर को बोलना है कि आप आके गुड्स को वापस मंगवा लो। इन दिस केस सेलर हैज़ टू रिमूव देम, सेलर की जिम्मेवारी बनती है कि वो गुड्स को रिमूव, मतलब आपके घर से आके लेके जाए। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती रिटर्न करना रिजेक्टेड गुड्स को, क्योंकि एक तो उसको रिजेक्टेड गुड्स मिले हैं, ऊपर से वो रिटर्न करे तो ये तो बायर का लॉस हो गया। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे गुड्स को लेके जाए। एग्जाम्पल मैंने दी थी ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट की एग्जाम्पल ले लो या फिर अमेजोन की एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट है बच्चों, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग द गुड्स अंडर सेक्शन 44। रिफ्यूजिंग द गुड्स, रिफ्यूजिंग द गुड्स का मतलब होता है कि आपकी वजह से ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे नहीं थे, एग्जाम्पल, ठीक है। रॉन्गफुल रिजेक्शन, गलत तरीके से की गई रिजेक्शन, और रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी बाय बायर, बायर ने रॉन्गफुल रिजेक्शन की है, विल मेक द बायर लाइबल फॉर द सेलर। इससे बायर की लाइबिलिटी अराइज होती है। लाइबिलिटी बच्चों 2 अराइज होती हैं। फर्स्ट, एनी लॉस
occasioned by his neglect और refusal to take delivery, उसकी डिलीवरी ना लेने की वजह से या फिर निगलेक्ट करने की वजह से जो सेलर को लॉस हुआ है वो कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा। जैसे उसने एक बार गुड्स को भेजा, जो टेम्पो ट्रेवल था उसने रेंट चार्ज किया होगा, किराया लिया होगा, लेकिन आप घर पे नहीं मिले तो वो वापस आ गया। अब दोबारा भेजेगा तो आपको डबल रेंट पे करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस डबल पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अ रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स। अब जितने दिन इसको लगे, एक बार सामान आया था घर पे आपके, आपने रिजेक्ट कर दिया गलती से, अब वो वापस चला गया, जितने दिन उसने उस आपके गुड्स को होल्ड करके रखा उसका एक्सपेंस होगा, ध्यान रखा आपने उसने आपके गुड्स का, तो जितना उसका केयर पे एंड कस्टडी पे रेंट उसको बेयर करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल, उसने वेयर हाउस कीपर के पास आपका सामान रखा हो तो जो वेयर हाउस कीपर ने रेंट चार्ज किया वो भी आप पे करोगे। अ रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स, लॉस ओकेजन बाय निगलेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, अ रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी, दोनों आप ही को बेयर करने पड़ेंगे, दोनों सेलर को बेयर नहीं करने पड़ेंगे, बायर को बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि बायर ने रॉन्गफुल रिजेक्शन किया। गुड्स सही थी लेकिन उससे गलती से रिजेक्ट होगी या मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, अब उसको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा बायर को, और उसको कस्टडी और केयर के रीजनेबल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में से रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल बच्चों इसमें पॉइंट्स है 17, सेक्शन बच्चों 32 से लेके 44, उसमें से 36 के सब सेक्शन है 6, बाकी सबका अपना अपना सेक्शन है। लाइन ऑर्डर में मैंने बच्चों सेक्शन लिखे हैं, सीरियल ऑर्डर में लिखे हैं, सीरियल ऑर्डर में ही आपको याद करना है, अगर आप सेक्शन लिख के आओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ट्राई टू लर्न इट, एक सीरियल ऑर्डर में ही है, सभी लाइन वाइज ही। फटाफट बच्चों एक बार समरी देख लो। स्टार्टिंग आपने करनी है डेफिनेशन से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 से, जिसमें वॉलंटरी ट्रांसफ़र और टू पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर आपने 3 एलिमेंट बताने हैं, पोजेशन होनी चाहिए, ट्रांसफ़र पोजेशन टू अनदर पर्सन एंड वॉलंटरली। मोड्स ऑफ डिलीवरी 3 होते हैं, फिजिकल और एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। उसके बाद बच्चों रूल्स आते हैं। रूल्स टोटल कितने पॉइंट है? 17। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 32 से 44। डिलीवरी एंड पेमेंट कॉन्करेंट इकट्ठे होने चाहिए। मोड ऑफ डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम, मैनर ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, कैरियर को डिलीवर करना, डिस्टेंट प्लेस पर डिलीवर करना, एग्जामिनेशन करना, रिटर्न करना रिजेक्टेड गुड्स को, और लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग द गुड्स। ठीक है बच्चों। डिलीवरी कॉन्करेंट मतलब सेलर एंड बायर, सेलर गुड्स डिलीवर करेगा, बायर उसके प्राइस पे करेगा। मोड्स 3 तरह के होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। पार्ट डिलीवरी का फुल डिलीवरी जितना ही इफेक्ट आएगा अगर पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ट्रक वाली एग्जांपल दी थी मैंने यहाँ पे। एक्सेप्ट डिलीवरी करना, बायर को अप्लाई करना है डिलीवरी के लिए, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट बच्चों, प्लेस ऑफ डिलीवरी वर्किंग आवर्स और वर्किंग डे पे होनी चाहिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, नहीं लिखी है तो रीजनेबल टाइम है, यहाँ पे बर्थडे पार्टी वाली एग्जांपल दी थी। मैनर ऑफ डिलीवरी 3 होती हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। डिमांड फॉर डिलीवरी बच्चों बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? मेकिंग डिलीवरी के सेलर, रिसीविंग डिलीवरी के बायर। उसके बाद डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी, शॉर्ट डिलीवरी है, कम सामान आपने भेजा। एक्सेस डिलीवरी है, ज़्यादा जितना ऑर्डर किया तो उससे आपने भेजा है। मिक्स डिलीवरी मतलब वो तो भेजा ही है जो उसने मंगवाया था बायर ने, और भी आपसे गलती से सेंड हो गया, गलती से उसको भेज हो गया। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बच्चों अलाउड नहीं है, तभी अलाउड है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। कैरियर को डिलीवर करते हो तो कैरियर एक्ट करेगा एज अ बेली ऑफ बायर, मीन्स बायर के बिहाफ पे। डिस्टेंट प्लेस पे करते हो तो अब नॉर्मल लॉस सेलर बेयर करेगा, नॉर्मल लॉस बायर बेयर करेगा। एग्जामिनेशन का चांस मिलना चाहिए। एक्सेप्टेंस 3 तरह से होती है, पहले तो आप उसको इंटीमेट कर दो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको बता दो। सेकंड, रीजनेबल टाइम से ज़्यादा आपने अपने पास रखा गुड्स को, और आपने ओनरशिप अपनी शो की रीसेल करके आपने गुड्स को रीसेल कर दिया। इट मीन्स अब सेलर की ओनरशिप नहीं रही, इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, अब आपने ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक्सेप्टेंस का तरीका है। एंड बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, बायर ने नहीं रिटर्न करनी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लाइबिलिटी अगर आप गलती से रिजेक्ट कर देते हो तो फर्स्ट तो लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, सेकेंड रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स बायर को बेयर करना पड़ेगा जिसकी गलती से रॉन्गफुल रिजेक्शन हुआ है। ये था बच्चों क्वेश्चन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में से। आई होप आपको अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इस टॉपिक के रिलेटेड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।